नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सीएम योगी द्वारा ये ट्वीट किया गया। साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। सीएम योगी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रदेशवासियों को सीएम ने शुभकामनाएं दी। गणेश चतुर्थी को लेकर खबर सामने, आपको बता दें देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। वहीं संगम में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग डुबकी लगाते हुए नजर आए। संगम में लोग स्नान करते हुए नजर आए। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। प्रयागराज में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें संगम में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज देश भर में धूमधाम देखी जा रही है। इस मौके पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आए। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आप जो संगम में भीड़ देख रहे हैं, ये भगवान गणेश जी की जन्म का दिन है और गणेश चतुर्थी के पर्व को जाना जाता है। आज ही के दिन से हमारे यहाँ परंपरागत अनुसार से वहाँ गणेश की स्थापना होती है, जो कि 10 दिन पूजा हुआ करती है। उसके बाद विसर्जन होता है। अतः हम गणेश जी की पूजा करके भगवान शंकर की, माता पार्वती की, स्वामी कार्तिकेय की, इन सब आराधना करके अपने परिवार कल्याण करते हैं। और खासकर प्रयागराज का बहुत ज़्यादा उत्सव होता है। हर मोहल्ले में गणेश जी बैठाए जाते हैं, वहाँ खूब पूजा पाठ होता है। ये 10 दिन प्रोग्राम चलता है। हम लोग यहाँ, अरे हमारे परिवार के सारे सदस्य, यहाँ तक कि बच्चे बूढ़े सब सकुशल रहते हैं और मंगल में, क्योंकि इसका नाम ही मंगल मूर्ति है। भगवान गणेश का नाम ही मंगल मूर्ति है। हम भगवान गणेश पूजा करते हैं। पूरा मंगल रहे, पूरा समाज मंगल में रहे, पूरा देश मंगल में रहे, ये हम लोग भगवान से गणेश जी चाहते हैं। आज गणेश महोत्सव है। हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। बजरंगबली महाराज के दर्शन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे। दान पुण्य करने का क्या मतलब है? आज गणेश उत्सव वो है, आज मंगलवार है, इसीलिए। हाँ, आज गणेश चतुर्थी है और हम संगम स्नान करने के लिए आए हैं। हम लोग सर स्टूडेंट हैं, तो भगवान की भगवान बुद्धि के दाता हैं, तो उन्हीं के अवसर पे, उन्हीं के शुभ अवसर पे हम लोग थोड़ा स्नान करने आए हैं बस। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीएम योगी का आज कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम योगी कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों का इस दौरान लोकार्पण किया जाना है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित है। 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का इस दौरान निर्माण किया गया है। 155 करोड़ की लागत से यह निर्माण कार्य किया गया है। वहीं बाल विकास परियोजना कार्यालयों का भी इस दौरान शिलान्यास किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लोक भवन में आज कार्यक्रम का लोकार्पण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान लोक भवन में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीएम योगी का आज ये जो लोकार्पण कार्यक्रम है, इस दौरान क्या कुछ अहम बातें रहने वाली हैं? देखिए अमन, जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो इनके लिए कोई कार्यालय नहीं है पूरे प्रदेश में। सबसे बड़ी बात, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि 2.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जिनको 29 करोड़ की राशि से जो है यूनिफॉर्म दी जाएगी आज। एक पहली चीज़ तो ये है।
दूसरी चीज इनको कोई सेंटर्स नहीं है इनके लिए, वो सेंटर्स 1359 सेंटरों को जो है स्थापित लोकार्पण किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जो गाँव में जो है सरकार की पहचान बनाने में इनका कार्यकर्ताओं को बहुत अहम योगदान है। ये लगातार चाहे चुनाव का समय हो, चाहे गरीबों को राशन बंटवाने का समय हो, तो ये लोग जाती हैं और ज़्यादातर और जो पोषण संबंधी जो है, जो कुपोषण की शिकार महिलाएं, उनका भी जो है ध्यान रखती हैं, तो ये सब काम करती हैं। तो इन कार्यकर्ताओं को लेकर के आज सुबह जो है 11 बजे कार्यक्रम है और कार्यकर्ता देश प्रदेश भर से आई हैं और लोक भवन में पहुंच भी गए हैं। आप विजुअल दिखा भी रहे होंगे कि जो किस तरह कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं। और 75 रुपए महज इनको मिलते हैं मानदेय के रूप में। तो 75 रुपए मानदेय में जो है काम करती हैं और पूरे प्रदेश में जो है इनका जो है काम करने का जो सिस्टम है। अब आज के कार्यकाल से उम्मीद की जा रही है कि सीएम से बहुत उम्मीद लगाएं। कई कार्यकर्ताओं ने जनता टीवी से कहा भी कि हमें उम्मीद है कि यहाँ जो सीएम कुछ अच्छी घोषणा करेंगे और हमारा जो है वो पैसा भी बढ़ेगा। इसमें महिला कल्याण मंत्री बेबो रानी मौर्य भी शामिल होंगी और प्रतिभा शुक्ला भी रहेंगी। तो ये माना जा रहा है कि जो भी निर्णय होगा वहीं पर हो जाएगा। 11:30 बजे जब सीएम आएंगे तो उसके बाद जो है इन महिलाओं को बहुत अपेक्षा है कि जो है सीएम हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो है ये जो है लागू हो रहा है और गांव में इनके केंद्र खुल गए तो जो है इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को फायदा मिलेगा। और जैसे गांव में क्या है कि जो बच्चों को पढ़ाने का काम है उनको भी करती हैं, ये जहाँ जहाँ जाती हैं उस काम में लगी रहती हैं। तो अब उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल से लोगों को फायदा मिलेगा और 155 करोड़ की लागत से जो है 1359 जो है आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे, जिनका लोकार्पण होने से इनको बैठने की जगह मिल जाएगी और इनको वहाँ बिजली, पानी और पंखे की सुविधा मिलेगी, तो कार्य और बेहतर तरीके से गाँव में काम कर सकेंगी। जी अमन। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगा इन आंगनबाड़ी केंद्रों की इतनी जरूरत क्यों थी, क्योंकि सीएम योगी द्वारा 155 करोड़ की लागत से ये आंगनबाड़ी केंद्र निर्मित किए गए। देखिए अमन, अभी क्या है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन गांव में जब जाती हैं ये तो इनके पास कोई कार्यालय नहीं है, कहीं इनको बैठने की जगह नहीं है। लोगों के घर में जा करके किसी तरह बैठती हैं, लेकिन और लोगों को भी नहीं पता है किस समय आएंगी क्या है। तो इस समस्या को समाधान के लिए सीएम योगी ने जो निराकरण किया है कि इनका हम कार्यालय खोल दें ताकि पता रहे कि यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ मिलेंगी और इसके लिए जो है वहाँ पे पहुँचे और लोग वहीं पहुँच जाएं, तो लाभार्थी भी वहाँ पहुँचेंगे। इससे फायदा क्या है, जो कुपोषण का शिकार महिलाएं होती हैं उनको जो दवाएं चाहिए या उनको जो है खाने पीने का सामान चाहिए, तो इसके लिए भटकती रहती हैं। अब एक कार्यालय होगा जहां पर जाएंगी और वहीं पर जो है उनको सारी सुविधा मिल जाएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा यही मिलने की उम्मीद है। जी अमन। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगा इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी क्या कुछ खास बातें रहने वाली हैं टीएन मिश्रा? देखिए, आंगनबाड़ी जो केंद्र बनाए जा रहे हैं इनमें बिजली, पानी, पंखा इसका व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है इनके एक सेंटर बनाया जहाँ जिन गाँवों में बनाए गए हैं वहाँ पे सेंटर प्लेस निश्चित किया जहाँ लोगों का आना जाना आसान हो और एक ही जगह पे लोग आ जाएं। और इन केंद्रों पर जो है वो सुबह जाएंगी 10 बजे, उसके जब 5 बजे तक वहाँ रहेंगी और पूरे दिन प्रशासन की पकड़ भी रहेगी। कि देखिए अभी क्या है कि चुनाव के समय कोई मैसेज देना है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके महिलाओं को मोटिवेट करती हैं, वो उनको बताती है वोट डालना तुम्हारा राइट है, वोट जरूर डालिए, किसी की पार्टी को वोट दीजिए लेकिन मतदान करिए। तो ये सब भावनाएं करती है, जिससे उनकी जो जरूरतें होती हैं वो भी अगर कोई कमी होती है तो बीच की कड़ी बनी होती हैं कि प्रशासन की और जो है आम जनता के बीच की कड़ी का काम करती हैं। तो इसलिए इन कार्यालयों को बनाना जरूरी हो गया कि अभी तक कहीं इनकी जगह नहीं थी, कहाँ बैठे, किससे मिले। तो ये दूसरों घर पे बैठने के बजाय अपने कार्यालयों में बैठेंगी तो उनको भी गौरव का एहसास होगा और जो है जो योजनाएं चल रही हैं वो बेहतर तरीके चल सकेंगी। जी, लोक भवन में आज सीएम योगी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का इस दौरान निर्माण किया गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर, अहम जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा और संघ की समन्वय बैठक आयोजित की जानी। 19 और 20 सितंबर को समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई। वहीं 24 से पहले सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश है संघ की। वहीं बैठक में दत्तात्रेय होसबोले शामिल होने वाले हैं। वहीं बैठक में अरुण कुमार भी शामिल होंगे। साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में यह बैठक आयोजित की जाएगी। 1 बजे यह बैठक आयोजित की जानी है। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वहीं बूथ सशक्तिकरण अभियान पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी।
साथ ही आपको बता दें 26 सितंबर से यह अभियान शुरू हो रहा है। 5 बजे सरकार और संघ के बीच ये मंथन किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ब्रजेश पाठक मौजूद रहने वाले हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही कुछ मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। दलित आदिवासी बस्तियों तक पहुंचने का यहां पर बीजेपी और संघ का लक्ष्य है। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं 19 और 20 सितंबर को समन्वय बैठक आयोजित की जानी है, जिसको लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। दलितों तक बीजेपी की पहुंचने की तैयारी है। वहीं 24 को लेकर बीजेपी तैयारी करते हुए नजर आ रही है। यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, आज भाजपा और संघ की ये जो बैठक रहने वाली है, इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं? देखिए अमन, 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आरएसएस, संघ की और बीजेपी की समन्वय बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये 12 बजे के आसपास स्टार्ट होगी। निराला नगर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे, तमाम पदाधिकारी। ये भी जानकारी मिल रही कि देर शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य सबसे यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और संघ किस तरीके से मिलकर काम करे, ताकि तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके। सबसे मुख्य कारण इसमें इस खाका तैयार किया जाएगा कि कैसे दलित बस्तियों में जाकर जो सरकार की योजनाएं चल रही उन तक कैसे पहुंची हैं, उन तक फीडबैक लेना और उन तक उन जिन लोगों को योजनाएं मिली, योजनाओं का लाभ मिला है, उनके घर तक जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम और योजनाएं चल रही उनको बताना। दूसरा, वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम जुड़ने हैं या फिर जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनको जुड़वाना। ये सब तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले भी अभियान चला चुकी है और आज संघ और बीजेपी के समन्वय जब बैठक होगी तो उस पर भी यह मुद्दा उठाया जाएगा कि सबसे पहला जो चुनाव जीतने का फार्मूला है वो उनके लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट में नाम हो और उनको अगर नहीं है तो उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा जा सके। ये ऐसा अक्सर देखने को मिलता है जब चुनाव होता है तो तमाम ऐसे एक लोग होते हैं समाज के लोग जिनका वोटर लिस्ट में कहीं नाम नहीं होता है तो कहीं उनके पास पर्ची नहीं आती, सब तमाम समस्याएं होती हैं। तो कुल मिलाके कहा जा सकता है कि सरकार की तमाम योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनको लेकर अब संघ और भारतीय जनता पार्टी समन्वय आपस में पूरा खाका तैयार करके और 2024 की लड़ाई में कैसे एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के देश में सरकार बने, उसको लेकर आज काफी महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में सभी पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के हिस्सा ले रहे हैं। ये भी जानकारी मिली। 22 तारीख को मोहन भागवत भी लखनऊ के उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठान जब उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो कुल मिलाके बात की जाए 2024 को तमाम चीजों को लेकर के चाहे सरकार की योजनाएं हों या फिर सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर जनता के पास जाना, दलित बस्तियों में जाना, उनके घर भोजन करना, ये सब तमाम चीजों को लेकर आज एक समन्वय बैठक है। 12 बजे के पास बैठक होगी। इस बैठक में तमाम और भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल बैठक के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे आगामी क्या रणनीति संघ की और बीजेपी के समन्वय बैठक में हुई है, क्योंकि सरकार भी इस बैठक में हिस्सा लेगी। तो कहीं ना कहीं तीनों चीजों, चाहे संघ की बात करें, संगठन की, भाजपा संगठन की बात करें और सरकार के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री खुद, उनको तीनों लोग को एक समन्वय बैठक में एक चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से काम किया जाए ताकि आगे आने वाले समय 2024 को जो गठबंधन एक बड़ा बना हुआ इंडिया गठबंधन, उसको किस तरीके से मात दी जाए और देश में तिवारा मोदी की सरकार बने। अमन, देखिए अनूप, हर एक पार्टी के पास अपना फॉर्मूला है, सपा के पास अपना पीडीए फॉर्मूला है, तो ऐसे में बीजेपी की दलितों की को साधने की रणनीति कितनी कारगर रहने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। आवाज चली गई। चौबीस के मिशन को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां देखी जा रही हैं।
हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह से हमारा संपर्क दोबारा से जुड़ गया है। अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, हर एक पार्टी के पास अपना फॉर्मूला है, समाजवादी पार्टी के पास अपना पीडीए फॉर्मूला है, ऐसे में बीजेपी की दलितों को यह साधने की रणनीति कितनी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दलित। अब बिल्कुल कहा जा सकता है और बहुत बड़ा सवाल भी आपका है, क्योंकि दलितों को लेकर देखा होगा कि सभी पार्टियां कोशिश कर रही, खासकर बीएसपी की बात करें तो उनका एक अलग अपना एजेंडा है, दलितों की पार्टी भी कही जाती है और दलितों की मसीहा भी कही जाती हैं। लेकिन पिछले चुनाव की ओर देखे जाए, अगर पीछे चुनाव में हम लोग देखते हैं तो तमाम दलितों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश है कर रही कि वो जो दलित वोट की बात करें, ओबीसी के जो वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है वो उसी के पास बरकरार रहे। और अभी आपने हाल में ही देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची आई तो उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई, वो चाहे ओबीसी वर्ग की बात करें या ब्राह्मण वर्ग की बात करें या ठाकुर वर्ग की बात करें या दलित वर्ग की बात करें, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। और आपने देखा भी होगा जो जिस क्षेत्र बाहुल क्षेत्र है वो दलित अगर क्षेत्र बाहुल है, जो जिले में ज्यादा दलित रहते हैं वहां का जिला अध्यक्ष भी दलित वहां पर है। तो कुल मिला के कमोवेश अगर पूरा तैयार किया जाए खाका, तो हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। अब जनता इसको किस तरीके से देखती, क्या जातिगत आंकड़े कितने कारगर होंगे चुनाव में, या फिर विकास का एजेंडा रहेगा, या फिर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे किसानों की बात करें, अभी आपने देखा किसान भी आंदोलन शुरू कर चुके हैं। अभी कल ही लखनऊ में एक पंचायत थी, उसमें तमाम जो मुद्दों को लेकर के, तो तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी चुनाव के समय मैदान में आ जाती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दलित एजेंडा है या फिर ओबीसी हो या फिर तमाम सवर्ण कास्ट के जो लोग अलग अलग संगठन चलाते हैं, वो 2024 में किसको चुनते हैं। क्या तिवारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिवारा देश के प्रधानमंत्री होंगे, या फिर इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा, ये सब तमाम अभी सवाल हालांकि जी भाजपा और संघ की समन्वय बैठक आयोजित की जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। भाजपा और संघ की समन्वय बैठक आयोजित की जानी है। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। रामपुर से बड़ी खबर सामने, आजम खान के केस में आज सुनवाई होनी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आज सुनवाई होगी। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बचाव पक्ष से कोर्ट में आज बहस की उम्मीद है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहूंगा, आजम खान के केस में जो आज सुनवाई होनी है, इससे जुड़ी क्या कुछ अहम बातें आज रह सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजम खान का जो ये केस है, इसी केस के चलते जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी 2017 के बाद। 2017 में जब ये विधायक होकर आए थे उसके बाद, और उसके बाद भी उनकी परेशानियां खत्म हुई कि 2022 में जब दोबारा विधानसभा पहुंचे तो फिर एक मामले में सुनवाई के दौरान उन पर सजा का ऐलान हुआ और फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। यानी कि जो उनके बेटे के लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार कम नहीं हो रही हैं। इसी मामले में दोषी बनाया गया था आजम खान को भी, उन पर भी इस मामले का सुनवाई चल रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे, तीनों लोगों पर सुनवाई है और आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बताया यह भी जा रहा है कि अब बहुत लंबा समय बाकी नहीं है, बहुत जल्द इस मामले में फैसला आने वाला है। अगर इस पर फैसले का ऐलान होता है तो मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी आजम खान की भी, क्योंकि अगर उन पर 2 साल ज्यादा सजा का ऐलान होता है तो फिर एक बार उन पर रोक लग सकती है। क्योंकि एक सजा के ऐलान में जब उनकी सदस्यता रद्द की गई थी विधानसभा की, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए उसको डाला था, जहां पर उनकी जो मामले की सुनवाई हुई थी। सिर्फ एक ऐसा मामला है जो अभी उनके लिए पेचीदा है, और दूसरा ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। अगर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में भी अगर उनको सजा का ऐलान होता है तो यानी कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अगर इनको राहत मिलती है आजम खान को, तो जरूर ये 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कई तरह के ऐसे जो तथ्य हैं वो भी कोर्ट के सामने रखे गए हैं। आज सुनवाई होगी, अब देखना होगा कि इसमें जब फैसला आएगा तो आखिर वो किसके पक्ष में जाता है। आजम खान केस में आज सुनवाई होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर किदवई तमाम जानकारी के लिए। 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आज सुनवाई होगी। रुक करेंगे बस्ती से बड़ी खबर का, बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता अकरम खान ने सुसाइड कर लिया है। बड़ी खबर बड़ी जानकारी बस्ती से, बीजेपी नेता अकरम खान ने सुसाइड किया है। बेगम खैर के प्रबंधक थे अकरम खान।
वहीं लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मारी है। वहीं इसी दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस ने सुसाइड नोट भी इस दौरान बरामद किया। वहीं आत्महत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता अकरम खान ने सुसाइड किया है। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। आजमगढ़ महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे लोकप्रिय लोक और भजन गायिका मैथिली ठाकुर। कहा, महोत्सव का उन्हें काफी समय से था इंतजार। आजमगढ़ में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी ने जिला कार्यालय पहुंचकर पदभार किया ग्रहण। मौके पर जिले के दोनों मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह और जसवंत सैनी रहे मौजूद। हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज मामले के बाद अब हापुड़ बार एसोसिएशन का चुनावी अखाड़ा। हापुड़ बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खींचातानी। हापुड़ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी द्वारा चुनाव कराने की कासगंज में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला पुलिस लाइन में तैनात सिपाही। शव से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने सिपाही को बाइक से रौंदा। एक सिपाही की मौके पर मौत, दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाही को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। कार में फंसकर सड़क पर 1 किलोमीटर तक रगड़ता रहा युवक। मौके पर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फतेहपुर में नदी में नहाते समय बुजुर्ग की मौत। व्यक्ति के शव को निकालने में 2 लोग डूबे। स्थानीय गोताखोरों ने कूदकर बचाई दोनों की जान। एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। गोंडा में चुनावी रंजिश में चली गोली। बाजार से लौटते समय प्रधान के बेटे को मारी गोली। कलवारी के ग्राम प्रधान के बेटे हैं रामदेव गोस्वामी। तहरीर के आधार पर 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। 2 पक्षों में झगड़ा होने के दौरान युवक के पैर में लगी गोली। घायल युवक को आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।